हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लैरिटी विद सोहन सर में। और मैं आज आपको इंग्लिश के कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो इंग्लिश पढ़ने से पहले ही ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश की शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से पढ़ना चाहिए या इंग्लिश का बेस क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको शेयर करूँ तो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैथमेटिक्स होता है, साइंस होता है, तो वैसे ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है। अगर हमें किसी भी सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स में या साइंस में अगर किसी भी चीज़ को गलत प्रूफ करना होता है तो हमारे पास एक थ्योरी होती है और उस थ्योरी के बेसिस पर ही हम चीज़ों को क्या करते हैं, गलत सही करते हैं। लेकिन लैंग्वेज में अगर हमें किसी भी चीज़ को गलत या सही साबित करना है तो उसके लिए हम किसका सहारा लेते हैं। तो देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में दो चीज़ें होती हैं जो किसी भी सेंटेंस को गलत या सही प्रूफ करती है। एक होती है ग्रामर और एक होती है सेंस। तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक होती है ग्रामर और एक होती है सेंस। ये दोनों चीज़ें जब किसी सेंटेंस पे थप्पा लगा देती है तभी जाके कोई सेंटेंस क्या होता है, सही होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज है, सेंस पर चलती है। अगर आप ये कहें कि माँ ने अपने बेटे से खाना खाने के पश्चात कहा, या खाना खाने के पश्चात माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा अब आप स्कूल चले जाओ, तो दोस्तों ये सेंस या इस सेंटेंस की जो सेंस है वो गलत है। क्योंकि माँ के खाना खाने के बच्चे के स्कूल जाने से क्या रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। माँ को इस तरीके से कहना चाहिए कि बेटा तुमने अब खाना खा लिया है और तुम्हें अब स्कूल जाना चाहिए। तो ये इसकी सही सेंस होगी और आगे मैं ऐसे ही सेंटेंसेस पे आपको गौर करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज तो हो गई। अब इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। जब अपन आगे जाके पढ़ते हैं तो कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर देता है कि सर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, अपना ही दिमाग लगाता रहता है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश में चीज़ों को लेकर चलने की दो अप्रोच होती है। एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच और एक होता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में आप अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या रखते हैं, अपने खुद के विचार क्या रखते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में ध्यान रखना, कभी भी सब्जेक्टिव अप्रोच काम में नहीं आती है। यानी किसी भी सेंटेंस या किसी भी विषय के बारे में आप खुद अपनी क्या राय रखते हो वो कोई मायने नहीं रखती है। हमेशा ऑब्जेक्टिव अप्रोच को ही काम में लेना है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब कि उस चीज़ के बारे में जनरल सिद्धांत क्या है, उस चीज़ के बारे में जनरली सभी का मानना क्या है। जैसे हम ये मानते हैं कि मरा हुआ इंसान कभी भी नहीं बोल सकता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये ऑब्जेक्शन करे कि उसकी आत्मा बोल रही है या फिर ऐसा कुछ बोल रहा है, तो ये उसका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया जाएगा कि मरा हुआ व्यक्ति कभी भी बोल सकता है। तो हम केवल उन्हीं चीज़ों को मानेंगे कि जनरली कोई भी व्यक्ति अगर मर जाता है तो वो वापस नहीं बोलता है, तो हम उसी चीज़ को इंग्लिश लैंग्वेज में कंसिडर करके चलेंगे। एक औरत के एक ही पति होता है या एक पति के एक ही औरत होता है, ठीक है, लेकिन किसी के दो दो होते हैं, तो वो आपका एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ये जनरल सेंस नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ों से शुरुआत करता हूँ। जैसे रूल्स जो होते हैं, आप इंग्लिश में रूल्स पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में रूल्स नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जैसे आप हमेशा पढ़ते हो कि आई जो होता है उसके साथ एम आता है, आई के साथ हमेशा क्या आता है, वॉज आता है। लेकिन आई के साथ इज भी आता है क्या, या आई के साथ कभी वर भी आता है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम। देखिए, आई के साथ इज भी आता है, आई के साथ वर भी आता है, लेकिन आपको रूल्स रटा दिए जाते हैं कि आई के साथ हमेशा ही किसका यूज़ करें, एम का यूज़ करें। लेकिन गलत है, आई के साथ इज का भी यूज होता है, आई के साथ वर का भी यूज होता है। तो इसे हम आइए कंसेप्चुअली समझते हैं। देखिएगा, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, इस पर गौर करिएगा। आई एम गोइंग टू जयपुर या आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ये मैंने एक जनरली सेंटेंस लिखा है और इसमें आई के साथ बेशक एम ही आया है। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि राहुल इज़ माई नेम, राहुल इज़ माई नेम, राहुल क्या है, मेरा नाम है, तो आप किसी भी व्यक्ति के नाम से पहले हमेशा क्या यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं। एम तो यूज़ होता नहीं है।
लेकिन अगर दोस्तों मैं कहूँ कि किसी व्यक्ति का नाम ही अगर आई है तो फिर क्या उसके लिए भी आप एम यूज़ करेंगे? जैसे आई इज़ माई नेम, आई इज़ माई नेम, आई मेरा नाम है, तो आई किसी का नाम है तो उसके लिए फिर एम थोड़ी ना यूज़ होगा, उसके साथ इज़ होगा, तो यहाँ पे इज़ होगा। और जैसे ही आई इज़ यूज्ड एज ए प्रोनाउन, जैसे आई जो होता है वो प्रोनाउन होता है, आपको पता है ये किसी नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे आई इज़ यूज्ड एज ए प्रोनाउन, आई इज़ यूज्ड एज ए प्रोनाउन, तो आई किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, आई किसकी तरह यूज़ हो रहा है? एक वर्ड की तरह यूज़ हो रहा है कि आई इज़ यूज्ड एज ए प्रोनाउन, कि आई को एज ए प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है, तो इसका मतलब आई यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक वर्ड की तरह यूज़ कर रहा है। तो जब आई एक वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो किसी भी वर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इज़ यूज़ करते हैं। तो आई के साथ एम केवल तभी आता है जब आई किसको रिप्रेजेंट करे? किसी पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी इंसान को रिप्रेजेंट करे, तभी आई के साथ क्या आता है? तभी आई के साथ क्या आता है? एम आता है। अदरवाइज हर चीज़ में जब आई किसी पर्सन को रिप्रेजेंट ना करे क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही दोस्तों आप हमेशा ये देखते हैं कि आई के साथ क्या आता है? वॉज आता है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार आई के साथ क्या आ जाता है? वर भी आ जाता है। तो इसका क्या कंसेप्ट है? तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक सिंपल सेंटेंस मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, आई वॉज, वही सेंटेंस है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आई है वो क्या है? एक व्यक्ति है और वो स्कूल जा रहा है। तो क्या व्यक्ति स्कूल जा सकता है? बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति है वो स्कूल जा सकता है। और इसमें आपको पता है इसमें कौन सा टेंस है? इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ठीक है, इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। लेकिन मैं एक दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूँ, इफ आई वर ये बर्ड, आई कुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने आई के साथ वॉज यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे आई के साथ क्या यूज़ किया है? वर यूज़ किया है। अब देखिए क्यों। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि इफ़ आई वर ये बर्ड आई कुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ लेता। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कह रहा है कि इफ़ आई वर ये बर्ड, अगर मैं एक पक्षी होता। तो दोस्तों मुझे बताइए कि क्या कोई इंसान कभी पक्षी हो सकता है और वो पक्षी की तरह आकाश में उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। इसका मतलब ये इमेजिनेशन है, एक इमेजिनेशन की गई है। ये क्या है? एक इमेजिनेशन है, ये एक इमेजिनेशन है। और आपने पढ़ा होगा टेंस में आई के साथ किसका यूज होता है? आई के साथ वॉज का यूज होता है ओनली टेंस में, ओनली टेंस में। ठीक है, आई के साथ जो वॉज का यूज होता है वो कहाँ पे होता है? केवल टेंस में होता है। और दोस्तों टेंस रियल चीज़ों का होता है, टेंस में इमेजिनेशन नहीं होती। आप जानते हैं कि टेंस क्या होता है? टेंस में टाइम और एक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें आप कोई भी काम करते हैं तो वो काम करना क्या होता है? वास्तविक होता है, रियल होता है, वो इमेजिनेशन नहीं होती, आपकी कल्पना नहीं होती है। इसलिए टेंस क्या होता है? रियल होता है। तो आई के साथ वॉज का यूज कहाँ होता है? केवल टेंस में होता है। और टेंस क्या होता है? रियल होता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या ये सेंटेंस रियल है? नहीं, ये रियल है ही नहीं, ये तो इमेजिनेशन है, ये तो आपका एक सोचने का तरीका है। जब ये टेंस है ही नहीं तो इसमें आई के साथ वॉज यूज़ क्यों होगा? क्योंकि आई के साथ वॉज का यूज़ तो कहाँ होता है? केवल टेंस में होता है। लेकिन इस सेंटेंस में तो टेंस है ही नहीं, क्योंकि टेंस क्या होता है? रियल होता है, वास्तविक होता है। जैसे आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो एक इंसान स्कूल जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति कभी भी पक्षी नहीं बन सकता, इसलिए ये इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन में आई के साथ किसका यूज़ होता है? वर का यूज़ होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वो कंसेप्ट था जिसकी वजह से आई के साथ इज का भी यूज होता था और आई के साथ किसका यूज होता था? वर के साथ भी यूज होता। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, अगर आप समझ पाएँ तो आपको इंग्लिश में इतना कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत भयंकर। देखिएगा, मैं ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है दोस्तों, दिमाग पे हल्का सा जोर डालिएगा। आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस का स्पीकर कौन है? इस सेंटेंस को बोल कौन रहा है?
इस सेंटेंस को बोलने वाला कौन है? देखिएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, इस सेंटेंस को या यहाँ की जगह एम की जगह अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, वॉज लिख देता हूँ, ठीक है। आई वॉज गोइंग टू जयपुर, मैं जयपुर जा रहा था, ठीक है, बिल्कुल। अब इस सेंटेंस को बोल कौन रहा है? इस सेंटेंस का स्पीकर कौन है? बताइए ज़रा, ठीक है। तो देखिएगा, अगर आप गौर करेंगे, अगर आप मैं बोल रहा हूँ और मेरे कन्वर्सेशन पे ध्यान देंगे, तो मैं बोल रहा हूँ आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो बोल कौन रहा है दोस्तों? मैं बोल रहा हूँ। तो किसी भी सेंटेंस का जो स्पीकर होता है वो हमेशा क्या होता है? आई होता है, ठीक है। कोई सा भी सेंटेंस हो, दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, उसका स्पीकर हमेशा आई होता है, क्योंकि बोलता हमेशा कौन है? आई बोलता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को बोल कौन रहा है? इस सेंटेंस को मैं ही बोल रहा हूँ। और बात करूँ कि इस सेंटेंस का लिसनर कौन होगा, इसको सुनने वाला कौन होगा? अब ये मैं बोल रहा हूँ कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इस सेंटेंस को सुन कौन रहे हो? इस सेंटेंस को आप सुन रहे हो, ठीक है। तो आप मेरे लिए क्या हो? यू हो। तो किसी भी सेंटेंस का जो दुनिया में लिखा जाता है उसका स्पीकर होता है हमेशा आई, और उसका स्पीकर, उसका लिसनर होता है हमेशा कौन? यू होता है, ठीक है। अब इसका जो स्पीकिंग टाइम है वो आप मुझे बताइए कि इसका स्पीकिंग टाइम क्या है? इस सेंटेंस को जब बोला जा रहा है तो इसका टाइम क्या है, ठीक है। इस सेंटेंस को जब बोला जा रहा है तो इसका टाइम क्या है? देखिएगा, मैं बोल रहा हूँ इस समय आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं इस सेंटेंस को कब बोल रहा हूँ? अब बोल रहा हूँ। और अब वाला जो समय है वो कौन सा है? प्रेजेंट टाइम है। तो ये वाला समय कौन सा हो गया? प्रेजेंट टाइम। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, तो जो एक्शन हो रहा था उसका टाइम क्या है? पास्ट टाइम। एक्शन तो पास्ट में हो रहा था, लेकिन जो एक्शन टाइम होगा, जो एक्शन टाइम होगा वो क्या होगा? पास्ट टाइम होगा। जो एक्शन टाइम होगा वो क्या होगा? पास्ट टाइम होगा, क्योंकि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो मैं आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, तो मैं कब जा रहा था? कल जा रहा था। तो जो एक्शन का टाइम है, यानी जो जाने का टाइम है, वो तो पास्ट टाइम है, लेकिन बता कब रहा हूँ मैं? अब बता रहा हूँ। तो जो मेरा स्पीकिंग का टाइम है वो क्या है? प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम है। तो ये सेंटेंस आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये स्पीकर लिसनर वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ, आई लाइक यू, ठीक है, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद कर रहा हूँ। तो जब भी किसी सेंटेंस में आई और यू का यूज़ होता है तो वो हमेशा आमने सामने होंगे, ठीक है। आई और यू का जब भी यूज़ होता है तो वो हमेशा क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं, ठीक है। आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो मैं और आप क्या होंगे? आमने सामने होंगे, ठीक है। तो देखिए मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, गौर करिएगा। आई नेवर मेट यू हेयर, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है कि ये सेंटेंस गलत है या सही है। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली तौर पर बिल्कुल सही है, ग्रामर के तौर पर इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस दोस्तों गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस को गलत करने के दो प्रूफ हैं, एक तो है ग्रामर और एक है सेंस। अब इसकी सेंस में खराबी है। अब सेंस में क्या खराबी है? देखिए मैंने आपको बताया कि आई लाइक यू, जब भी किसी सेंटेंस में आई और यू बोला जाता है तो वो हमेशा क्या होते हैं? आमने सामने। जैसे आप किसी से भी बोल करके देखिएगा, आई लाइक यू, आई विश यू, ठीक है, तो उसमें आई और यू हमेशा क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं। अब आप ऑब्जेक्शन करोगे सर कि हम तो फ़ोन पे बोल रहे हैं आई लाइक यू, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे कोई कह नहीं रखा है कि आपको फ़ोन के बारे में है कि फ़ोन का है, इंटरनेट है, ठीक है, ऑनलाइन बोल रहे हो आप, तो ऐसा कोई लिख नहीं रखा है। जब आपको लिख नहीं रखा है, जब आपको मेंशन ही नहीं कर रखा है, तो आपको जनरली क्या लेकर चलना पड़ेगा कि ये चीज़ें क्या हैं? आमने सामने हैं, ठीक है। तो जैसे आई नेवर मेट यू हेयर, तो यहाँ पे आई और यू क्या है? आमने सामने है, ठीक है, आई और यू क्या है? आमने सामने होंगे यहाँ पे भी। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ कि आई नेवर मेट यू हेयर, मैं तुमसे यहाँ कभी नहीं मिला। अरे भाई, जब आप यहाँ कभी नहीं मिले तो आमने सामने तो हो, जब आप दोनों आमने सामने हो तो मिल तो लिए, और कैसे मिलोगे? आप कह रहे हो आई नेवर मेट यू हेयर, मैं तुमसे यहाँ कभी नहीं मिला, जबकि मैं क्या बता रहा हूँ कि आई और यू हमेशा क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं। आप किसी से बोलो कि मैं तुमसे यहाँ कभी नहीं मिला, अबे मिल तो लिया, आमने सामने है तो सही, तो इसकी सेंस क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस को फिर सही कैसे करें, तो इसके लिए आपको हेयर की जगह क्या लिखना पड़ेगा, देयर लिखना पड़ेगा कि आई नेवर मीट यू देयर, मैं तुमसे वहाँ कभी नहीं मिला। इस पैलेस में तो मिल रहे हैं हम, जब हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो हम तो आमने सामने, तो इस जगह तो हम मिल लिए, लेकिन उस वाली जगह पर नहीं मिले। तो यहाँ आपको देयर लिखना था, या आपको लिखना था हेयर बिफोर, हेयर बिफोर। ठीक है, कि आज से पहले हम यहाँ पे कभी नहीं मिले, आज से पहले हम यहाँ पर कभी नहीं मिले, आज से पहले तो क्या हुए, मिल लिए। ठीक है, तो ये वो रीज़न था कि ये सेंटेंस जो आपको बिल्कुल सही दिख रहा था ग्रामेटिकली तौर पर, लेकिन सेंस की वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे ही मैं इसी टॉपिक को रन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।